बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आप किसानों के लिए एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि पशुपालन से संबंधित विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं, उन पर होती है विस्तृत चर्चा और साथ ही हमारा मकसद होता है कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए, वो भी लाइव। इसीलिए कार्यक्रम का नाम भी है हेलो किसान, जहां हम आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं, ईमेल्स लेते हैं और व्हाट्सएप सवाल भी लेते हैं। तो आज के विषय क्या हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे? विषय विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे और साथ ही आपके सवालों के जवाब भी कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो आइए नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा पहला विषय है गर्मियों में पशुओं का रखरखाव और साथ ही हम बात करेंगे आज खारे पानी में झींगा पालन के बारे में। तो पशुओं के रखरखाव से जुड़े हुए यानी गर्मियों में, जैसा कि आप जानते हैं कि अब गर्मियों ने दस्तक दे दी है, बहुत सारे क्षेत्रों में अब हीट वेव्स भी चल रही हैं। ऐसे में पशु का रखरखाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि उनकी उत्पादकता ना घटे, वो स्वस्थ रहे। साथ ही आज हम आपको जानकारी देंगे खारे पानी में झींगा पालन के बारे में भी, यानी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं हमारे देश में जहाँ पर खारा पानी है जिसमें फसलें नहीं उग पाती हैं, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है झींगा पालन। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप तक पहुँचेगी। आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से। आप नोट कर लें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-113060। दूसरा नंबर भी नोट कर लें 1800-11306061। तो ये हमारे टोल फ्री नंबर है जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और सीधा अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अब आप नोट कर लें हमारा व्हाट्सएप नंबर भी, जो कि आपके लिए अगले 1 घंटे तक उपलब्ध रहेगा। 8800520717 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आप वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। अब आप नोट कर लें हमारा ईमेल आईडी, यानी हमारा ईमेल पता जिस पर आप अपने सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं, hellokisan2015@gmail.com। और तीनों माध्यम हमने आपको बता दिए हैं। और आपको ये भी बता दें कि चाहे वो आपका कॉल हो, व्हाट्सएप सवाल हो या फिर आपका ईमेल हो, साथ के साथ कार्यक्रम में लाइव उसे शामिल किया जाएगा और उनके जवाब जाने जाएंगे विशेषज्ञों से। तो ज़रूर अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखें। जब आप हमें कॉल करें तो ये सुनिश्चित कर लें कि आप नेटवर्क क्षेत्र में हैं, बहुत शोर ना हो, ताकि हम आपको स्पष्ट रूप से सुन सकें। टेलीविज़न को म्यूट कर दें जिस वक्त आप हमसे फ़ोन पर बात करें। वहीं अगर आप हमें ईमेल कर रहे हैं या व्हाट्सएप कर रहे हैं तो ज़्यादा बातों को कम शब्दों में समेटने का प्रयास करें। अपना नाम और अपने क्षेत्र का नाम ज़रूर मेंशन करें ताकि उसी के अनुसार ही हम आपको सही जवाब भी दे सकें। तो इन बातों का हमें पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर ध्यान रखेंगे और कार्यक्रम को सुचारू रूप से हम आगे बढ़ा सकें। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप जब भी फ़ोन करें तो इन सभी बातों का ध्यान ज़रूर रखें। चलिए, आज के जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे आपकी हम मुलाकात करवा देते हैं, जो कि आज के दोनों ही विषय पर हमें जानकारी देंगे। हमारे साथ डॉक्टर तरुण कुमार वरुण जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप पशु चिकित्सक हैं पशुपालन विभाग नूह हरियाणा में, और जो हमारा आज का पहला विषय है यानी गर्मियों में पशुओं का रखरखाव किस तरीके से किया जाए, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और हमारे दूसरे जो मेहमान हैं, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जो कि हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं कुछ ही देर में, डॉक्टर प्रेम कुमार, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है केंद्रीय मत्स्य शिक्षा अनुसंधान मुंबई महाराष्ट्र से, उनसे भी हम बात करेंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो हमारा आज का पहला विषय है यानी गर्मियों में पशुओं का रखरखाव किस तरीके से किया जाए। जी हाँ, पशुओं का रखरखाव भी बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो पशु बीमार हो सकते हैं, आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम व्यावसायिक दृष्टि से आज के समय में पशुपालन करते हैं। तो डॉक्टर वरुण, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आमतौर पर हम पशुओं के बारे में इतना ध्यान ही नहीं देते हैं, लेकिन अब वो समय नहीं रहा कि आपने घर के बरामदे में या खलिहान में
2-4 पशु रख लिया, अब हम व्यवसायिक तौर पर इसे कर रहे हैं, तो थोड़ी सी भी चूक हमारे किसानों के लिए उनके लाभ में, उनके प्रॉफिट में नुकसान पहुंचा सकती है। तो गर्मियां जैसे जैसे बढ़ रही हैं, चाहे वो बड़े दुधारू पशु हो या फिर वो पशु जिन्हें मांस के लिए हम पालते हैं, किस तरीके से रखरखाव करना चाहिए बढ़ते तापमान के साथ? जी, जैसा कि हम सबको पता है कि अब आगे आने वाले टाइम में गर्मियां शुरू होने वाली हैं और मेनली उत्तर भारत के क्षेत्रों में तापमान 40-42 टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि किसान भाइयों को, हमारे पशुपालकों को पशुपालन में और पशुओं को मैनेजमेंट करने में बड़ी समस्या आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाँ, मतलब ज़्यादा तापमान होने की वजह से पशुओं का जो दूध उत्पादन है वो बहुत कम हो जाता है। तो ऐसा कि रिपोर्ट भी अवेलेबल है कि भाई 20 से 25% तक पशुओं का दूध जो है कम हो जाता है, जिससे पशुपालकों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे समय में पशु प्रबंधन का एक महत्व रोल आता है, जिससे कि जो पशुपालक भाई है अपने पशुपालन का जो मुनाफा है वो ठीक तरीके से मेंटेन कर सके। जी बिल्कुल, तो ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि प्रबंधन बहुत ज़रूरी है पशुपालन में, और प्रबंधन के विभिन्न अंग हैं, चाहे उनका आहार हो, आवास हो, उनका वैक्सीनेशन हो, उनके स्वास्थ्य की बात हो। तो इन सभी बिंदुओं पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, क्योंकि गर्मी हो रही है, तापमान बढ़ रहा है, कुछ और बातें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। उसके लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। दिन पर दिन बढ़ती गर्मी न सिर्फ हम इंसानों को परेशान करती है, बल्कि पशुओं को भी इससे दिक्कत होती है। ऐसे में पशुओं को गर्मी से बचाना जरूरी है। कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप गर्मी में भी अपने पशुओं को सेहतमंद रख सकते हैं। इसमें रहना और खाना दोनों चीजें शामिल हैं। तो पहले बात करते हैं आवास यानी रहने की। सीधे तेज धूप और लू से पशुओं को बचाने के लिए पशुशाला के गेट पर खस या जूट के बोरे का पर्दा लगाएं। पशुशाला की छत इस तरह की बनाएं जो गर्मी को रोक सके। इसके लिए एस्बेस्ट सीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा गर्मी के दिनों में छत पर 4 से 6 इंच मोटी घास फूस की परत या छप्पर डाल दें। ये परत गर्मी को रोकने का काम करती है, जिस कारण पशुशाला के अंदर का तापमान कम बना रहता है। गर्मियों में पशुओं को छायादार जगह पर बांधें। अगर आहार की बात करें तो गर्मी में पशुओं को हरे चारे की ज्यादा मात्रा दें। इसके 2 फायदे हैं। पहला, पशु ज्यादा चाव से स्वादिष्ट और पौष्टिक चारा खाकर अपना पेट भर लेता है। दूसरा, हरे चारे में 70 से 90% तक पानी की मात्रा होती है, जो समय समय पर पानी की पूर्ति करता है। पशुओं के संतुलित आहार में दाने और चारे का अनुपात 40 और 60 का रखें। बड़े पशुओं को रोजाना 40 से 60 ग्राम और छोटे पशुओं को 10 से 15 ग्राम नमक जरूर दें। सेंधा नमक खिलाएं, जिससे पशु की पाचन शक्ति बनी रहे। गर्मी के मौसम में पशुओं को भूख कम लगती है और प्यास ज्यादा, इसलिए पशुओं को पर्याप्त मात्रा में दिन में कम से कम 3 बार पानी पिलाना चाहिए। ऐसा करने से पशुओं के शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा पशु को पानी में थोड़ी मात्रा में नमक और आटा मिलाकर पिलाएं। पीने के लिए ठंडा पानी दें। तो भी आपने रिपोर्ट देखी कि कैसे हम गर्मियों में पशुओं का उचित प्रबंधन कर सकते हैं। पानी कैसे उन्हें देना होगा, दिन के वक्त उन्हें कितने बार नहलाने की आवश्यकता है, आवास कैसा होना चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए, बहुत सारी बातें हमने अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताने का प्रयास किया है। लेकिन अगर आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी समस्या आपको अपने पशुओं में देखने को मिल रही है, कोई लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप हमें अवश्य बताएं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर तरुण जी, जो कि आपकी सभी समस्याओं का, जो पशुपालन से जुड़े हुए या फिर पशुओं में होने वाली बीमारियों से जुड़ी हुई समस्याएं, उनका जवाब देंगे। तो चलिए एक बार फिर से हम बातचीत की शुरुआत करते हैं और सर बारी बारी से हम बात कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि गर्मियां बढ़ रही हैं, तो सबसे पहले हम आवाज से ही बात करते हैं, क्योंकि गर्मी सबसे पहले महसूस शरीर में होती है। अब आहार क्या होगा वो बाद की बात होती है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, गर्मियों में पशुओं के प्रबंधन में आवास प्रबंधन का एक अहम रोल है।
उसमें हमें पशुओं के जो आवास के मैनेजमेंट में क्या करना है कि सबसे पहले पशुओं का जो आवास है वो हवादार होना चाहिए। उसके लिए जो पशुओं का जो घर है, उसका जो बाड़ा है, उसकी जो सेंटर हाइट है वो 12 से 15 फीट तक की हाइट का होना चाहिए, और साइड की जो फीट है वो 4 फीट कम, मतलब 8 से 10 के बीच में होनी चाहिए, जिससे कि उसके पशुओं का जो बाड़ा है वो हवादार बना रहेगा। और क्या कहते हैं कि पशुपालक भाई क्या कर सकते हैं, कट्टा जो बोरी होती है, बोरी उसको सील करके, उसका पर्दा बना करके उसको हम मतलब पशु के बाड़े के जो साइड में हम टांग सकते हैं गीला करके, ताकि जो लू जो चलती है गर्मियों के टाइम पे लू से पशुओं को बचाया जा सके। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो पशुओं का जो शेड जो बना होना चाहिए, उसकी जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण की दिशा में होनी चाहिए, ताकि उससे जो सूरज का जो प्रभाव है वो पूरा एनिमल्स के ऊपर ना पड़े। तीसरा, जो हमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम उसका पशु के बाड़े में होना चाहिए। हर 10 फीट की जो लेंथ है उस पे 1 फीट का हमें स्लोप जरूर देना चाहिए, ताकि प्रॉपर ड्रेनेज मेंटेन रहे। जी 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 बिल्कुल। तो ड्रेनेज भी होना चाहिए कि अगर किसी जो पानी कई बार इकट्ठा हो जाता है या फिर जो पशुओं का मूत्र होता है वो इकट्ठा ना हो, उससे भी समस्या होती है, बीमारियां भी कई बार बढ़ जाती हैं, इन्फेक्शंस भी होते हैं। तो अगर आपके कोई भी सवाल हैं जो कि आप पशुपालन से जुड़े हुए या फिर गर्मियों में प्रबंधन किस तरीके से किया जाए पशुओं का, उससे जुड़े हुए सवाल आप हम तक ज़रूर पहुंचाएं। हमारे साथ तरुण जी हैं, डॉक्टर तरुण, जो कि हमें इसी विषय पर विस्तृत जानकारी देंगे। साथ ही आगे हम खारे पानी में झींगा पालन पर भी चर्चा करेंगे। उससे जुड़े हुए मेहमान भी हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जल्द ही जुड़ेंगे, उनसे भी हम आज के विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सर चलिए, ये तो आवाज़ की बात होगी, अब आगे बढ़ते हैं और गर्मियों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि सर्दियों में अक्सर कहते हैं कि पशुओं को जो पानी दे वो ताज़ा पानी दे, बहुत ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, तो गर्मियों में किस तरह का पानी देना चाहिए? जी देखिए, गर्मियों में पानी का जो स्रोत होना चाहिए वो ताज़ा पानी का स्रोत होना चाहिए, वो ना कि ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि जो पानी का जो खोर है, जो पानी जहाँ पे टैंक जिसमें पशु पानी पिएगा, उसको भरने से पहले कली का जो है ना सफ़ेदी कर दी जाए, ताकि उसमें जितने भी परजीवी वगैरह हैं या कोई भी इन्फेक्शन है वो निकल जाए। और खास तौर पर ध्यान दिया जाए कि भाई उसके अंदर काई इकट्ठी ना हो। काई के कारण क्या होता है, पशुओं में अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसमें काई इकट्ठी ना हो, उसको हम अच्छे से मतलब सफ़ेदी करके रखें, और पानी हमेशा ताज़ा ही देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो ये तो पानी की बात होगी, ताज़ा पानी ही दे, बहुत ठंडा भी ना हो, गर्म भी ना हो। गर्म तो देना ही नहीं है क्योंकि गर्मियां हैं। और सर, नहलाने की हम बात करते हैं तो ख़ास तौर पर हम ये भी जानते हैं कि बड़े पशुओं में जो भैंस होती हैं उन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है। तो अगर हम गायों की बात करें या फिर जिन हमारे पशुपालकों ने डेयरी के एंगल से पशुपालन किया है, तो गाय और भैंस के रखरखाव में गर्मियों में क्या फ़र्क रहता है? जी देखिए, भैंसों में और गाय में सबसे जो मुख्य अंतर जो है कि भैंसों में जो है स्वेट ग्लैंड, जो हमारी जो पसीने की जो ग्रंथियां होती हैं वो 1/6 तक कम होती हैं अगर हम गाय से कंपेयर करें तो अगर पसीने की ग्रंथि कम होगी तो जाहिर सी बात है कि भैंसों को गर्मी ज़्यादा लगेगी। और भैंस काले रंग की होती है, तो इस वजह से क्या होता है, हीट का जो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, इसलिए भैंसों को हीट जो गर्मी है वो ज़्यादा लगती है। तो इन दोनों के रखरखाव में ये डिफरेंस है कि भाई हम सुबह शाम दोनों पशुओं को नहलाएं। और दूसरी सबसे मुख्य बात है, भैंसों के लिए एक वेलोइंग टैंक, जो हमने गांव में देखा होगा कि झोड़ होते थे, झोड़ों में नहलाना बहुत ज़रूरी है भैंसों के लिए, ताकि वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। और अगर भैंस झोड़ में नहाने के लिए जाती है तो उससे देखा गया है वैज्ञानिक तौर पे कि उनका दूध की जो उत्पादकता है वो बढ़ती है गर्मियों में। जी 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 बिल्कुल। और दूध की उत्पादकता बढ़ती रहनी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, ये हमारा मुख्य यहाँ पर उद्देश्य रहता है। खासतौर पर जब आपने पशुपालन किया है, गाय भैंस पालन किया है, तो ये दूध के डेयरी के एंगल से अगर आप करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उनकी दूध की मात्रा ना घटे। सर, अब चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे जो अन्य पशु हैं, जिसमें हम मुर्गी पालन की बात करते हैं, जो छोटे एक तरीके से मांस या अंडे के लिए किया जाता है। क्या उनमें भी बढ़ते मौसम, बढ़ते तापमान और बदलते मौसम के साथ कुछ चीज़ों का बदलाव करना आवश्यक रहता है? जी,
जो मुर्गियां जिनको हम मीट पर्पस के लिए पाल रहे हैं, उसमें क्या होता है, गर्मियों में जो FCR बोलते हैं, फीड कन्वर्जन रेशियो, मतलब कितना फीड खिलाने पर कितना मांस प्रोड्यूस हो रहा है, वो कम हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो पशुपालक जो है, जो मुर्गी पालन कर रहा है, उसका जो है टोटल जो वेट होता है मीट का, वो कम हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि मौसम के एंड में या महीने के एंड में जब वो मुर्गियां निकालता है तो उसको वजन कम आता है और उसको मुनाफा नहीं हो पाता या मुनाफा कम हो पाता है। ऐसे ही जो अंडे रखने के लिए जो मुर्गियां पालते हैं, उसमें क्या होता है, गर्मियों के सीजन में अंडा बिल्कुल आधा हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि उसको अच्छे से मैनेजमेंट करना जरूरी, ताकि अंडा अपने लाइक जो रेगुलर रेट से जो अंडा प्रोड्यूस कर पा रहा है फार्मर, वो मेंटेन कर सके। इसलिए इन दोनों ही मतलब मांस और अंडे दोनों टाइप की मुर्गियों के मैनेजमेंट के लिए मतलब प्रॉपर आवास जो है वो मतलब करना चाहिए गर्मियों के टाइम में। जी सर, एक कॉलर हैं, नंद स्वरूप मिश्रा हैं, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। आइए उनका हम सवाल ले लेते हैं। नंद स्वरूप जी, स्वागत है। हेलो नंद स्वरूप जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो हेलो, चलिए शायद हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही है नंद स्वरूप जी के पास, लेकिन अगर आप हमें टेलीविज़न से सुन रहे हैं नंद स्वरूप जी, तो आप ज़रूर हमें दोबारा से फ़ोन लगाएं। जैसे ही आपका कॉल लगेगा, अवश्य हम आपके सवाल को शामिल करेंगे कार्यक्रम में। अब सर, हमने अभी मुर्गियों की बात की, जिसमें आपने बताया कि वृद्धि दर उनकी घट सकती है गर्मियों में, और अंडे का जो साइज़ है वो भी घट सकता है, इसीलिए आवश्यक क्या है ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम आते हैं, बहुत सारे हमारे किसान जो है जिनके पास बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं होती है, वो बकरी पालन की ओर भी अब देख रहे हैं, काफ़ी रुझान दिखा रहे हैं। बकरियां हालांकि आमतौर पर अन्य पशुओं के हिसाब से कम संवेदनशील होती है, तो उन्हें उनके देख रेख के लिए क्या करना चाहिए इस मौसम में? जी, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम भेड़ बकरी की तुलना अगर गाय भैंस से करें, तो भेड़ बकरी उतना मतलब गर्मियों के लिए इतने सेंसिटिव नहीं होती जितना गाय भैंस होती है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हमें उनका गर्मियों में जो मैनेजमेंट करना है, क्योंकि जो भेड़ बकरी है उनको हम चराने के लिए लेके जाते हैं, जो किसान भाई है वो चराने के लिए लेके जाता है। तो गर्मियों में क्या करना चाहिए, जो भेड़ या बकरियों को जो चराने के लिए लेके जाएं, वो या तो सुबह बिल्कुल अर्ली लेके जाएं या फिर शाम के समय पे लेके जाएं, ताकि उनको सीधा गर्मी का प्रभाव ना हो। क्योंकि गर्मी का प्रभाव अगर सीधे सूरज में उनको लेके जाएंगे तो उन पे गर्मी का प्रभाव हो सकता है, ठीक है। इसलिए उनसे बचाव के लिए या तो सुबह के टाइम पे या फिर शाम के समय पे उनको चरा कर लेकर आना चाहिए। जी, बात करते हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी से। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंद स्वरूप जी, स्वागत है हेलो किसान में। बताएं क्या प्रश्न है? हेलो मैडम, मेरा प्रश्न है। हेलो, हाँ हेलो जी बताइए क्या सवाल है? हाँ मैडम, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं, अपना नाम बताएं। हेलो हेलो, चलिए शायद इनसे भी हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। दर्शकों को बता दें कि अगर आपका कॉल नहीं लग पा रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी दोनों हम टेलीविज़न स्क्रीन पर आपके लिए साथ ही साथ यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें और हम आपके सवालों को, यानी चाहे वो व्हाट्सएप सवाल हो या फिर आपका कॉल हो, उन्हें साथ ही साथ हम लाइव कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर आप अभी कर रहे हैं तो उन्हें हम कार्यक्रम में जगह नहीं देंगे। तो देखते हैं कि क्या कुछ व्हाट्सएप सवाल भी आए हैं। फिलहाल अभी आपके व्हाट्सएप सवालों का हमें इंतज़ार है। और आगे आइए बात करते हैं हम, जैसे पशुपालन की बात कर रहे हैं, यानी गर्मियों में किन किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिसमें अभी तक सर हमने बात की बड़े पशुओं की, दुधारू पशुओं की, बकरी की बात की, हमने मुर्गी पालन की बात की। अगर अब हम पिगरीज पे आए, मतलब जो शूकर पालन होता है, उसमें क्या करना चाहिए? जी देखिए, जो शूकर पालन है वो भी गर्मियों से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है, क्योंकि उनके पास भी हीट से बचने के लिए कोई ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं होते हैं। तो शूकर पालन में क्या है कि अगर गर्मियों का उस पर प्रभाव होगा तो शूकर को, आपको पता है कि मेनली मीट पर्पस के लिए पाला जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, वही FCR की बात है कि भाई जितना खाना भोजन शूकर लेगा और कितना वो मांस बनाएगा, उस पे वो बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो क्या होता है कि गर्मी में शूकर की ग्रोथ कम हो जाती है। आमतौर पर जो शूकर है उसकी वृद्धि दर अन्य पशु से काफी बेहतर होती है। जी, आमतौर पर अच्छी होती है, लेकिन गर्मियों के समय में अगर कंपेयर किया जाए तो उस गर्मियों के सीजन में उनकी जो वृद्धि दर है वो कम हो जाती है। उससे फार्मर को सीधा सीधा नुकसान होता है। तो सीधी सीधी जो है कि मैनेजमेंट, जो उसका जो रख रखाव है, उसके 4 घटकों पे मेनली ध्यान रखना चाहिए, जो कि है अपना आवास,
आवास प्रबंधन अच्छा होना चाहिए, चारा प्रबंधन अच्छा होना चाहिए। साथ साथ जो ब्रीड जो हम सूकर की ले रहे हैं वो ज़्यादा हीट टॉलरेंट हो, मतलब ताकि उनके जो आगे जो बच्चे होंगे वो भी हीट टॉलरेंट होंगे और फार्म की प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहेगी। जी। चलिए आगे हम बात करेंगे। मुख्य तौर पर अभी हमने आवास और आहार पर बात की है, लेकिन गर्मियां कुछ बीमारियां भी लेकर आती हैं, तो उन बीमारियों को कैसे पहचानें, लक्षण क्या है, मुख्य रूप से कौन कौन सी बीमारियां किन पशुओं में होती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे दूसरे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे अब आपकी मुलाकात करवा देते हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार जी हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। डॉक्टर प्रेम, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो डॉक्टर प्रेम, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी। जी सर नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। नमस्ते जी, हमारा सर जो दूसरा विषय है वो खारे पानी में झींगा पालन है और हमारे साथ डॉक्टर प्रेम जुड़ चुके हैं। तो दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर प्रेम वरिष्ठ वैज्ञानिक है केंद्रीय मत्स्य शिक्षा अनुसंधान मुंबई महाराष्ट्र में, जो कि झींगा पालन से जुड़े हुए जो भी सवाल हैं उनके जवाब देंगे और इससे जुड़ी जो जानकारियाँ हैं वो भी हमारे दर्शकों तक पहुँचाएंगे। तो सर सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, खारे पानी में झींगा पालन, इस विषय को किस तरीके से समझे कि क्या खारा पानी मतलब कहाँ कहाँ झींगा पालन किया जा सकता है? खेतों में जो कुछ किसानों के यहाँ भूमि उतनी उपजाऊ नहीं होती, पानी वहाँ पर पानी में खार है, क्या वहाँ पर भी झींगा पालन किया जा सकता है? हाँ मैडम, आपने बहुत सही कहा। हमारे देश में 8 से अराउंड 9 कोस्टल स्टेट्स हैं। वो सारे कोस्टल स्टेट जो हैं उस पे खारा पानी का बहुत असर है, जहाँ पे कि हम कोई धान, गेहूं या कोई अन्य मीठे पानी की मछली का पालन नहीं कर सकते। तो वो बहुत ही अपना बड़ा सा रिसोर्स है, जो कि 8000 किलोमीटर किलोमीटर का रेंज है उस कोस्टल लेंथ का। सो उसमें हम बड़े सहज रूप से खारा पानी में पाए जाने वाले झींगा और का पालन आराम से कर सकते हैं। और झींगा पालन सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसका डोमेस्टिक मार्केट के अलावा सबसे ज्यादा इसका एक्सपोर्ट मार्केट बहुत ज्यादा, और अपना इंडिया गवर्नमेंट जो है सो मोर देन 6000 करोड़ का एक्सपोर्ट अर्निंग अभी कर रहा है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने खारे पानी में झींगा पालन के बारे में बात की है, तो हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है इस पर। पहले हम उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं सर, कुछ और बातें फिर हम आगे आपसे जानेंगे और साथ ही दर्शकों के कॉल्स भी लेंगे। यस। खारे पानी में झींगा पालन करके आप अच्छी आमदनी ले सकते हैं। झींगा पालन के लिए सही जगह का चयन काफी जरूरी होता है। जिस तालाब में आप झींगा पालन करने वाले हैं उसमें किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। तालाब की मिट्टी भी नुकसानदायक तत्वों जैसे कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट से मुक्त होनी चाहिए या फिर इन तत्वों की मात्रा काफी कम होनी चाहिए। अगर आहार की बात करें तो झींगा सर्वभक्षी जीव है, यानी ये जंतु और वनस्पति दोनों को खा लेता है। झींगे दिन में छिपे रहते हैं और रात के समय खाने के लिए सक्रिय होकर तालाब में घूमते हैं। व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन लेने के लिए इन्हें चूना, खाद और उर्वरकों के अलावा पूरक आहार देने की जरूरत होती है। झींगों के तेजी से विकास के लिए शाकाहार और मांसाहार दोनों तरह का आहार देना होता है। इसमें झींगों को 80% शाकाहारी और 20% मांसाहारी आहार देना फायदेमंद रहता है। झींगों की सही देखभाल भी जरूरी है। कभी कभी झींगा तालाब में असामान्य लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिनका समय से निदान कर लेना चाहिए। तालाब के बंधों के किनारे ज्यादा संख्या में झींगों का पाया जाना तालाब के पानी में ऑक्सीजन की कमी को दिखाता है। इसके लिए पंपिंग सेट के जरिए तालाब के पानी को कुछ ऊंचाई से तालाब में डालें। झींगों की बढ़वार और जीविता के लिए पानी का उचित पीएच मान काफी अहम भूमिका निभाता है। तो खारे पानी में झींगा पालन पर अभी आपने रिपोर्ट देखी, और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें तुरंत कॉल करें, व्हाट्सएप करें या फिर अपने सवाल हमें ईमेल भी कर सकते हैं। दोनों विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे साथ बने हुए हैं कार्यक्रम में, बस इंतज़ार है आपके सवालों का। अब आज का जो हमारा पहला विषय, एक बार उस पर फिर से लौटते हैं, जो कि है गर्मियों में पशुओं का रखरखाव किस प्रकार से किया जाए। तो डॉक्टर तरुण, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमने अलग अलग पशुओं के बारे में बात कर ली कि कैसे उनका आवास होना चाहिए, आहार में किन किन तरह की तब्दीलियाँ करने की आवश्यकता होती है इस मौसम में, लेकिन मोटे तौर पर हीट का प्रभाव पशुओं में पड़ रहा है।
ये किस तरीके से पहचाने, इसके लक्षण कैसे हैं? जी देखिए, जो पशु हीट स्ट्रेस में होता है उसका सबसे जो कॉमन साइन और सिम्टम्स हैं जो जिससे देख के हम बता सकते हैं कि वो मुंह खोल के पहले तो बहुत सांस लेगा, सांस गहरी नहीं होगी लेकिन तेज़ होगी, ठीक है। उसका हार्ट रेट जो होगा, जो हृदय गति होगी वो बड़ी होगी, ठीक है। और उसमें डिहाइड्रेशन के साइन होंगे, ठीक है। उसकी स्किन बहुत रफ होगी, उसका जो फीड इंटेक जो होगा, जो खाने जो इंटेक है वो कम हो जाएगा, उसका मिल्क यील्ड कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि भाई पशु हीट स्ट्रेस में है, एक टेस्ट होता है स्किन पिंच टेस्ट, कि अगर हम स्किन को अगर ऐसे पिंच करके देखें, अगर स्किन वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे तुरंत पहुंच जाती है, इसका मतलब डिहाइड्रेशन नहीं है। और अगर ये स्किन वापस धीरे धीरे पहुंचती है तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन एक ज़्यादा लेवल पे है, पानी की कमी है। जी जी बिल्कुल। तो ये देखिए, आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि पशु में क्या वाकई में हीट का यानी गर्मी का प्रभाव पड़ रहा है, उसका उस पर विपरीत असर पड़ रहा है। तो अभी डॉक्टर तरुण ने इसके बारे में बताया। फिलहाल हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें। आज हम बात कर रहे हैं कैसे गर्मी में पशु का रखरखाव करें, यानी कैसे उचित प्रबंधन करें हमारे किसान, और इसके साथ ही खारे पानी में झींगा पालन कर कैसे हमारे किसान अतिरिक्त कमाई को सुनिश्चित कर सकते हैं। जानेंगे इसके बारे में और विस्तार से छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप अभी अभी कार्यक्रम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप आज के विषय पर हम आपके लिए फिर से रिपीट कर दें। आज हम बात कर रहे हैं खारे पानी में झींगा पालन की और साथ ही गर्मियों में कैसे पशुओं का रखरखाव किया जाए, यानी उचित प्रबंधन किया जाए। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, नंद स्वरूप जी हैं, जिन्होंने बाराबंकी से कॉल किया, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। आइए उनका हम सवाल ले लेते हैं। नंद स्वरूप जी बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो नंद स्वरूप जी, क्या मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है आप तक? हेलो, चलिए एक बार फिर से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप नंद स्वरूप जी हमें सुन रहे हैं तो अपना सवाल आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी हम आपके सवाल ले लेंगे। और एक व्हाट्सएप सवाल आया है सर, ये जो है ये गाय से जुड़ा हुआ है। राहुल हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश से सवाल भेजा है। कह रहे हैं हमारी गाय चारा और पानी दोनों ही नहीं ले रही है, छोड़ दिया, 3 दिन हो गए, क्या वजह हो सकती है इसके? ये उत्तर प्रदेश से सर, जिला नहीं लिखा इन्होंने। देखिए उत्तर प्रदेश है, अभी पता है कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में जैसे कि तापमान एकदम बढ़ रहा है, हीट बढ़ रही है, तो जैसे कि मतलब हीट स्ट्रेस के सिम्टम्स मेरे को लग रहे हैं कि इसमें तो मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि भाई उनको जो पशु है उसका जो आवास मैनेजमेंट पे ध्यान दें, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, और उसके आहार प्रबंधन पे ध्यान दें। तो ये लगता है कि हीट स्ट्रेस के ही सिम्टम्स हैं। जी सर, जैसा कि आपने सिम्टम्स की बात की, तो इनकी जो गाय है, भैंस है, उसने पानी और आहार दोनों ही छोड़ दिया है, और किस किस तरह के दुष्प्रभाव इसमें देखने को मिलते हैं? जी देखिए, जैसे कि पशु हीट स्ट्रेस में आता है तो खाना पानी तो छोड़ ही देता है, साथ साथ उसका क्या हो कि वो अपने आप को आइसोलेट करना शुरू करेगा, वो छाँव में बैठने की कोशिश करेगा, और क्या कहते हैं उसकी हृदय गति बढ़ जाएगी, उसकी सांस लेने की गति बढ़ जाएगी, और उसमें क्या होता है कि मिल्क सप्रेशन जो होगा कि भाई दूध की जो ईल्ड है, जो दूध उत्पादन है वो कम हो जाएगा। ये जो मुख्य जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो हीट स्ट्रेस के हैं जो पशु आमतौर पर दिखाता है। जी, अब बात करते हैं खारे पानी में झींगा पालन के बारे में। डॉक्टर प्रेम, मुझे सुन पा रहे हैं आप?
हाँ जी जी सर, झींगा पालन की हम बात कर रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें अगर झींगा पालन करना है तो इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए? खारे पानी में झींगा पालन का क्या महत्व है? मैंने प्रथम बताया कि जितने भी अपने कोस्टल एरिया है वहाँ पे और जब करना चाहते हैं, जैसे कि अन्य कृषि में सीड यानी कि बीज का जितना महत्व है, उसी तरह से झींगा पालन में भी बीज का बहुत महत्व है। आपको सर्वप्रथम सबसे क्वालिटी सीड यानी कि अच्छे गुणवत्ता वाले क्वालिटी सीड का स्टॉकिंग करना पड़ेगा। उस स्टॉकिंग करने से पहले सर्वप्रथम आपको तालाब की तैयारी करनी पड़ेगी। इस तालाब की तैयारी में तालाब का सुखाना, तालाब में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करना, तालाब में चूना का उपयोग करना, उसके बाद पानी का भराव करना। पानी के भरने के बाद हम पता करते हैं कि पानी जो है उसका पीएच, उसका अल्कलिनिटी, उसका सैलिनिटी, उसका 6 मुख्य पैरामीटर हैं जिसका कि जांच कर लेते हैं और सुनिश्चित कर लेते हैं कि पानी जो है मूल रूप से तैयार हो चुका है झींगा के बच्चे का स्टॉक करने के लिए। उसके बाद हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार 60 नंबर यानी कि 60 नंबर पर मीटर स्क्वायर की दर से हम झींगा के बच्चे को उसमें स्टॉक करते हैं। और स्टॉक करने के बाद रहा उसमें खाना पानी का, तो क्योंकि कोई भी एनिमल है उसे खाना, उसे सही टाइम पे खाना मिलना बहुत ज़रूरी है और सही अनुपात में खाना का मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर सही अनुपात में और सही समय पे आप खाना देंगे तो झींगा की वृद्धि जो है उस तालाब में बहुत अच्छी ढंग से होगी और उसे किसी प्रकार का रोग या किसी प्रकार का अन्य प्रकार का जो ग्रोथ रिटार्डेशन है, जो ग्रोथ में कमी आ जाएगी, वो सब चीज़ों से बचा जा सकता है। खाना के साथ साथ हम लोग कुछ प्रोबायोटिक्स, कुछ इम्यूनोस्टिमुलेंट्स का भी उपयोग करते हैं ताकि झींगा का जो है सो हेल्थ यानी कि उसका स्वास्थ्य जो है सो बहुत अच्छा बना रहे, उसमें किसी प्रकार का रोग का आक्रमण न हो। ये मुख्य रूप से झींगा पालन के समय में ध्यान रखा जाता है। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि झींगा पालन में एक तो तालाब की तैयारी कैसे की जाए, इसके अलावा आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि आप अच्छी किस्म यानी बीज जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, इसका चुनाव करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ हमारे पास सर व्हाट्सएप सवाल आए हैं, हम ले लेते हैं ये। और हमारे जो दर्शक हैं इनका नाम है मदन लाल, ये फलौदी राजस्थान से हैं और ये कहते हैं हमारे गाँव में नलकूप 1500 TDS तक का खारा पानी है और पथरीली भूमि है, तो क्या इसमें झींगा पालन या मछली पालन किया जा सकता है, ये जानना चाहते हैं। और झींगे की रखरखाव के लिए क्या करना चाहिए, ये हमारा एक दूसरा सवाल है। हाँ जी, पहला सवाल सर ये हमारे दर्शक फलौदी से हैं ये, और ये जानना चाहते हैं कि इनके क्षेत्र में जो खारापन है क्या वहाँ पर झींगा पालन किया जा सकता है जिस लेवल का खारापन है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मैंने आपको पहले बताया कि अपने इंडिया में सिर्फ कोस्टल स्टेट्स है जहाँ पे कि झींगा पालन हो सकता है, ऐसा नहीं है। जी जी। हमारे इंडिया में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात, वहाँ पे क्या है ना कि आपको मट्टी जो है सो बहुत दिन खेती करने के बाद वहाँ की मट्टी में कुछ लवणता बढ़ गई या नेचुरली उसमें लवणता है, तो उस तरह के खेतों का, उस तरह का जमीन का उपयोग जो कि हम कृषि के लिए कभी नहीं कर सकते हैं, उसका आप बहुत ही सहज रूप से, बहुत ही आसान तरीके से झींगा पालन के लिए आराम से कर सकते हैं। इसके लिए हमारा इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन मुंबई जो है सो इस पर बहुत बृहद रूप में कार्य कर रही है और हम ऐसे जगहों का मैपिंग भी कर रहे हैं, जैसे कि जो भी स्टेट में जहाँ पे सलाइन वाटर है और जहाँ पे सलाइन सॉइल है, जिसको हम लोग खारा सॉइल बोलते हैं, खारा मिट्टी है, उसमें कैसे झींगा पालन का किया जाए, इसका भी तकनीक है। और ये तकनीक जो है सो खारे पानी में जो हम झींगा पालन करते हैं उससे बहुत ही मिलता जुलता है और इसमें सिर्फ हम एक्स्ट्रा जो मिनरल की कमी है, जिस लवण की कमी है उस खारे पानी में, उस लवण को हम सप्लीमेंट करते हैं एक्स्ट्रा और उसमें फिर झींगा पालन आराम से कर सकते हैं। जी जी सर, एक झींगे से जुड़ा हुआ एक और सवाल है तो मैं चाहती हूँ साथ साथ उसे भी ले लें। और हमारे दर्शक हैं ये मुकेश इलाहाबाद, इन्होंने मुकेश हैं ये दर्शक और इलाहाबाद से हैं ये, और ये जानना चाहते हैं कि झींगे के रखरखाव के लिए क्या करें। झींगे के रखरखाव का यहाँ मतलब है कि आप स्टॉकिंग जब करते हैं यानी कि पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट, जब आपने झींगा का स्टॉक कर दिया तो उसके बाद
पानी के अंदर जो झींगा है उसके लिए आप क्या क्या पैमाना या क्या क्या पैरामीटर चेक कर सकते हैं ताकि आपका झींगा का उत्पादन बहुत अच्छे ढंग से हो। तो सब प्रथम है कि आप DO, जिसको बोलते हैं हम डिजॉल्व ऑक्सीजन, pH और अल्कलिनिटी एंड सैलिनिटी, ये 4 पैरामीटर हैं जिसको कि आपको बहुत हर एक दिन और प्रतिदिन आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। आप जो खाना दे रहे हैं मछली को, जो झींगा को खाना दे रहे हैं, उसका अनुपात आपको रखना पड़ेगा बहुत ही, जैसे कि आपके झींगा का वेट 5 ग्राम है तो आप उसके 5% ऑफ बायोमास, 5% ऑफ बॉडी वेट ही देना है। और ज्यादा खाना देंगे तो आप क्या होगा, आप अपने तालाब को पोल्यूट कर रहे हैं, आप अपने तालाब को दूषित कर रहे हैं। तो आप हर समय ध्यान रखें कि आप खाना सही अनुपात में दें, सही समय पे दें, और हो सके तो आप अमोनिया का ले। जी जी सर, आपकी आवाज़ चली गई। तो ये हमारे दर्शक थे जिन्होंने प्रयागराज से सवाल भेजा था कि नहीं। जी बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं हमारे आज का जो एक और विषय है गर्मियों में पशुओं के रखरखाव की। तो मैं डॉक्टर तरुण से मैं आगे जानूंगी कि इस मौसम में, क्योंकि कई बार संक्रमण भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाते हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां इसमें हो सकती है जिसको लेकर हमारे पशुपालकों को सजग रहने की आवश्यकता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें लोग किसान। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं खारे पानी में झींगा पालन की और साथ ही गर्मियों में कैसे आप पशुओं का उचित रखरखाव करें। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर तरुण, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस सीज़न, मतलब गर्मियों का जब हम देख रहे हैं सीज़न है, तापमान बढ़ रहा है, तो कौन कौन सी बीमारियाँ हमारे पशुओं को घेर सकती हैं, चाहे वो छोटे पशु हों या बड़े पशु हों। हम बारी बारी से इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मुख्य रूप से कौन सी बीमारियों का हमला हो सकता है? जी, जैसे कि गर्मियों में पशुओं पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उस वजह से क्या होता है, पशुओं की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, जिससे कि पशुओं को बीमार होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो इससे बचाव के लिए हमें पशुओं को गर्मी शुरू होने से पहले ही पूरे अच्छे से वैक्सीनेशन करना चाहिए। दूसरी अन्य बीमारियां क्या होती है, गर्मियों में क्या होता है, बाह्य परजीवी जो होती है, मक्खी मच्छर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि वो मक्खी मच्छर जब वो पशुओं को काटते हैं उससे और अन्य बीमारियां फैलती हैं। जैसे कि मुख्य जो बीमारियां हैं जो गाय भैंसों में है वो ट्रिपेनोसोमा है, थिलेरिया है और बवेशिया है। ये 3 मुख्य बीमारियां हैं जिनको चिचड़ी बुखार या से भी जानते हैं। तो इन तीनों बीमारियों का जो है, पहले तो इनसे बचाव के लिए सबसे जो बढ़िया तरीका है कि बाह्य परजीवी जो है, ये मक्खी मच्छर है, उनसे बचाव किया जाए। और दूसरा क्या है कि इनकी जो, जैसे कि थिलेरिया की तो वैक्सीन भी अवेलेबल है, वो आप वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। और दूसरा जो है कि जो ट्रिपेनोसोमा और जो बवेशिया है, उसकी जो क्यूरेटिव जो डोज है, उसके लिए एक प्रिवेंटिव डोज भी आते हैं, मतलब प्रिवेंटिव डोज भी हम लगा सकते हैं पशुओं को। जो दवाई है उसको हम प्रिवेंटिव डोज के लेवल पर लगाकर भी हम पशुओं को इन बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। जी, एक हमारे साथ कॉलर है डॉक्टर प्रमोद कुमार, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। इनका सवाल लेते हैं। डॉक्टर प्रमोद, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए क्या प्रश्न है? प्रश्न है कि पशु जो मूत्र होता है और ये पशु का सफाई, पशु के मूत्र और गोबर के बाद डिसइंफेक्टेंट यूज करना चाहिए। कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज करना चाहिए? पशुओं में रोग नियंत्रण कैसे करें, ये जानना चाहते हैं आप? हाँ, डिसइंफेक्टेंट कैसे करें? जी सर। जी देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है।
इसमें क्या है कि जो पशुओं को बीमार होने से पहले ही बचाव करना है, क्योंकि बचाव का ज़्यादा बेहतर है। हाँ, बचाव ज़्यादा बेहतर है इलाज से, कि इलाज महंगा पड़ता है। तो बचाव के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर किसी बीमारी की वैक्सीन अगर आपके पास अवेलेबल है तो समय पर नियमित रूप में पशुओं को वैक्सीन करनी चाहिए। तो अलग अलग पशुओं में, जैसे गाय भैंस की अलग वैक्सीन है, भेड़ बकरियों की अलग अलग बीमारियों की अलग अलग वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, और सरकारी अस्पतालों में भी अवेलेबल है। तो हमें जो वैक्सीनेशन, जो टीकाकरण का काम है, वो समय पे और नियमित रूप पे करवाना चाहिए। दूसरी बात कि पशु बीमार ना पड़े, उसके लिए हमें क्या है, पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर काम करना चाहिए। वो हम कैसे कर सकते हैं कि अगर कि पशुओं के शरीर में कोई कमी हो ही ना, जैसे कि हम मिनरल मिक्सचर सप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर पशुओं को नियमित रूप पर मिनरल मिक्सचर दिया जाए और संतुलित आहार दिया जाए तो पशु की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बनी रहती है। इससे पशु कम बीमार पड़ते हैं। जी बिल्कुल। और सर, जैसे बीमारियों के बारे में हमने बात भी की है, तो बहुत सारे सवाल हमारे दर्शकों के इससे भी जुड़े हुए आते हैं। अब हम झींगा पालन पर बात कर लेते हैं। और डॉक्टर प्रेम, ये सवाल हमारे दर्शक का आया है, अभिनव है उत्तर प्रदेश से। ये जानना चाहते हैं झींगे के पोषण के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए मार्गदर्शन करें। झींगे के पोषण के लिए? जी जी। हाँ जी, झींगे के पोषण के लिए आप जब झींगा का स्टॉकिंग करते हैं उस समय ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप हाई प्रोटीन डाइट, यानी कि आप 42% से 45% प्रोटीन का डाइट दें। उसके पश्चात आप जब झींगा का पालन 1 महीना हो जाए तो आप उसका प्रोटीन लेवल अराउंड 38 to 40% कर सकते हैं। फिर लास्ट में जब आप झींगा का हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उस समय प्रोटीन का लेवल 38% होना चाहिए। तो ये प्रोटीन का इसका कल्चर पीरियड्स या कल्चर। चलिए, शायद हमारी आवाज़ नहीं जा रही ठीक से कुछ। हेलो डॉक्टर प्रेम, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी। जी सर, जैसे झींगा पालन में और झींगों के आहार की पोषण की बात करें तो प्रोटीन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, जैसे कि आप बता ही रहे हैं। तो इसे और सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? इसे सुनिश्चित करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप जो स्टार्टिंग में जब लार्वा आप लाते हैं तो छोटे झींगा को आप हाई प्रोटीन डाइट खिलाना पड़ेगा। उससे ये इंश्योर हो जाए, इससे उसका सर्वाइवल जो है बहुत अच्छा होगा। सपोज आपने 100 नंबर स्टॉक किया, अगर आप हाई प्रोटीन डाइट नहीं देंगे स्टार्टिंग में तो आपका झींगा जो है वो नंबर उसका धीरे धीरे कम हो जाएगा और उसमें रोग से लड़ने की प्रति क्षमता जो कम हो जाएगी। इससे आपका यील्ड जो है बहुत कम होगा। इसलिए इंश्योर। जी जी बिल्कुल। तो उसके बाद और कॉस्ट को कम करने, क्योंकि प्रोटीन का जो डाइट है ये बहुत हाईली कॉस्टली है। जी जी। इसलिए इसलिए ये भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा। जैसे जैसे कल्चर का पीरियड बढ़ रहा है तो आप ये इंश्योर करें कि आप जो प्रोटीन का लेवल है वो ग्रेजुअली उसको आप कम करते जाएं और लास्ट में 1 महीना तक आप 38 से 40% ही प्रोटीन खिलाएं। जी सर, एक सवाल आया है झींगा से जुड़ा हुआ, तो साथ साथ ये भी ले लेते हैं। हालांकि उन्होंने नाम और अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं दी है। सवाल में झींगा की संख्या अचानक से कम हो गई है हमारे यहाँ पर, इसमें क्या वजह हो सकती है? मतलब झींगे की जो संख्या है वो कम होगी, मृत्यु दर ज्यादा हो गई है। जी हाँ, ये जो है ये सवाल जो है सो रोग प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। इसमें ये नीरज है दर्शक, इन्होंने अपना नाम भेजा है, बिहार के दर्शक हैं जी, इनका सवाल है ये। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उसका नाम हो रहा है, उसको बोलते हैं स्लो मोर्टेलिटी सिंड्रोम, SMS बोलते हैं। ये स्लो मोर्टेलिटी सिंड्रोम क्या? ये एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम मींस उसमें कि आप वायरस, बैक्टीरियल और बहुत सारे पैथोजेंस हो सकते हैं जो कि ये डिजीज करता है। इसमें क्या होता है, आपने 60 नंबर पर मीटर स्टॉक किया जी, 12 बचेंगे पर मीटर स्क्वायर जब आप हार्वेस्ट करेंगे। तो इसका मूल रूप से निदान आप कर सकते हैं कि आप वाटर क्वालिटी को बहुत ही ऑप्टिमम रखें, ताकि वाटर क्वालिटी जब अच्छा रहेगा तो उसमें रोग से लड़ने की क्षमता ज़्यादा रहेगी और वो उसका नंबर या उसका संख्या जो है वो कमेगा नहीं। और दूसरी बात, आप बीच बीच में अपने फीड के साथ इम्यूनो स्टिमुलेंट एंड प्रोबायोटिक्स का उपयोग कर सकते हैं। प्रोबायोटिक क्या करेगा? अगर आप वाटर प्रोबायोटिक यूज़ करते हैं तो वाटर की क्वालिटी को बहुत मेंटेन रखेगा। और मैं आपको सजेस्ट देता हूँ कि आप उसमें इम्यूनो स्टिमुलेंट कुछ यूज़ करते हैं, जैसे विटामिन C है,
ये सब आप फीड में मिला के देने से उस एनिमल का, उस झींगा का जो इम्यून सिस्टम बहुत ही तगड़ा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे कि स्लो मोटिलिटी सिंड्रोम को आप कम कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि एक कॉमन सवाल है, यानी कॉमन समस्या है, और इसीलिए हमारे दर्शकों को, हमारे जो किसान हैं, जो मछली पालक हैं, जो झींगा पालन करते हैं, उन्हें इस बात को बहुत ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी ऐसा संकेत दिखता है या फिर झींगों की संख्या कम हो रही है धीरे धीरे, तो इसे इग्नोर ना करें। आइए बात करते हैं डॉक्टर तरुण से। डॉक्टर तरुण, जैसा कि अभी हमने बात की कि किस किस तरह की समस्याएं गर्मियों में हमारे पशु में हो सकती है, बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं, इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जो ख़ास तौर पर डेयरी रखते हैं किसान, डेयरी के उद्देश्य से पशुपालन करते हैं, उन्हें इस मौसम में कौन कौन सी और समस्याओं सामना करना पड़ सकता है और उसका कैसे निवारण किया जाए? जी, जैसा कि अब पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डेयरी में क्या है कि भी हीट स्ट्रेस का जब इफ़ेक्ट आता है तो पशुपालक का जो दूध का उत्पादन है वो कम हो जाता है, जो कि सीधा सीधा पशुपालक के व्यवसाय पर बहुत बड़ी हानि पहुंचाता है। तो इससे बचने के लिए हमने प्रबंधन के बहुत सारे उपाय अभी डिस्कस किए, तो वो हमें करना चाहिए। दूसरी बात क्या होता है कि हीट स्ट्रेस जैसे ही पशुपालक के पशुशाला में आता है तो उसमें क्या होता है कि पशु की जो कंसप्शन रेट है वो कम हो जाती है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार कि भाई अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो कंसप्शन रेट जो है वो 5 से 10% तक की कमी आ सकती है। जी, प्रजनन क्षमता की बात है तो प्रजनन क्षमता कम हो सकती है। उससे क्या होता है कि जो प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाने के लिए फार्मर को चाहिए कि एक साल में एक काफ होना चाहिए, उसमें उस चीज़ के ना होने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। दूसरा क्या होता है कि बुल्स जो होते हैं उनकी जो स्पर्म क्वालिटी, जो वीर्य की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है, उससे भी कंसप्शन रेट पे बहुत फर्क पड़ता है। जो ये अलग अलग टाइप की समस्या हैं जो पशुपालकों को जो फेस करनी पड़ती है गर्मियों के टाइम पे। जी बिल्कुल, तो ये कुछ समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ता है। चलिए अब झींगे पर बात कर लेते हैं। सर, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो आगे मैं आपसे जानूंगी कि सर झींगा पालन को प्रोत्साहित करने के लिए किस किस तरह के प्रयास हो रहे हैं, और हमारे वो किसान जो बिल्कुल निराश हो गए हैं कि उनके यहाँ पर अब मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं रही है, उसमें लवणता बढ़ गई है, तो उनके लिए कितना बड़ा ये वरदान हो सकता है, जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमारे किसान खारे पानी में झींगा पालन कर सकते हैं, साथ ही गर्मियों के मौसम में जब तापमान लगातार बढ़ रहा है तो पशुओं का रखरखाव कैसे करें उनका उचित प्रबंधन। और अगर आपको कोई भी सवाल है आप हमें व्हाट्सएप करें, ईमेल करें, या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आइए बातचीत को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। समय कम रह गया आप कार्यक्रम में, तो आप अपने सवाल हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। डॉक्टर तरुण, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या सिर्फ तापमान बढ़ने से ही पशु में हीट स्ट्रेस होता है या फिर इसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं? जी देखिए, तापमान के साथ साथ एक बहुत मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से हीट स्ट्रेस हो सकता है, वो है ह्यूमिडिटी। तो इस ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का एक वैज्ञानिकों ने एक इंडेक्स बनाया हुआ है जिसे बोलते हैं टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स, जिसको नाप करके हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये एनिमल स्ट्रेस में है या कंफर्ट जोन में है। तो उसके जो पैमाना जो बनाया गया है कि अगर THI इंडेक्स जो है
वो अगर 72 तक है तो इसका मतलब एनिमल एक कंफर्टेबल जोन में है। अगर किसी डेयरी का THI इंडेक्स अगर आ रहा है 72 वो कंफर्टेबल जोन में है। और जैसे जैसे ये इंडेक्स बढ़ता रहेगा, जैसे कि अगर मान लो 72 के ऊपर जाता है, 80 तक जाता है, तो ये डिस्कम्फर्ट की तरफ इंडिकेट करता है कि भाई डेयरी में जो एनिमल जो बंधे हुए हैं वो अभी डिस्कम्फर्ट में है। जी डॉक्टर प्रेम, एक सवाल हमारे दर्शक का आया है। ये सतीश है उत्तर प्रदेश से। ज़िले का नाम तो इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन सवाल मैं आपको बता देती हूँ। ये कहते हैं पीने के पानी के लिए बोरवेल लगवाया गया था, लेकिन पानी खारा होने की वजह से पानी पी नहीं सकते, मतलब पानी पीने योग्य नहीं है। तो बताएं कि खारे पानी को पीने योग्य कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है ये झींगा पालन से जुड़ा हुआ इनका सवाल है शायद। आप सर्वप्रथम खारे खेत है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप उस खारे पानी का सही उपयोग करें और उसमें झींगा पालन करें। अगर आप चाहते हैं कि उस पानी का उपयोग पीने के लिए करें तो आपको डिसैलिनाइजेशन प्लांट लगाना पड़ेगा, जिसमें सारे पानी को आप डिसैनिटाइज कर लें, यानी कि उसमें से सारे जो सैलिनिटी हैं, जो लवण है, उसको आप निकाल दें। और आप उस तरह के खेतों का, उस तरह के जमीन का जहां खारापन आ गया है, उसका आप आराम से जिसे सर हम वाटर सॉफ्टनर कहते हैं, वही तकनीक है ये जिसके बारे में आप बता रहे हैं? नहीं मैडम, ये वाटर सॉफ्टनर नहीं है। वाटर सॉफ्टनर हुआ जिसमें आप हार्डनेस को कम करते हैं। जिसमें अगर वाटर हार्ड है तो आप वाटर सॉफ्टनर, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि वाटर में सांद्रता यानी कि लवण, तो लवण की मात्रा को किया जाए वो आप डिसैलिनाइजेशन करके कर सकते हैं, यानी कि उसमें डिफरेंट टाइप का कार्टिलेज फिल्टर, सैंड फिल्टर, बायोफिल्टर, ये सब लगा करके आप सारे सैलिनिटी को, जो आयंस है, उसको वाटर से निकाल देंगे तो वो वाटर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली एफर्ट है, उसमें आपको बहुत खर्च हो सकता है। महंगी तकनीक है ये, बिल्कुल जैसा कि आप बता रहे हैं। जी डॉक्टर तरुण, अब कुछ और हमारे दर्शकों को जानकारी आप देना चाहेंगे पशुपालन से जुड़ी हुई? जो गर्मियों की हम बात कर रहे हैं, तो गर्मी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपने बताया कि आवास में किस किस तरह के बदलाव करने चाहिए, लेकिन इसके अलावा जब तापमान इतना अधिक हो गया है तो उस वक्त भी गर्मी को कंट्रोल करने के लिए, या फिर कहें कि जो आवास है वो ऐसा रहे पशुओं के लिए जहाँ पर वो असहज ना महसूस करे, तो और क्या क्या प्रबंधन किया जा सकते हैं, इंतज़ाम किए जा सकते हैं? जी देखिए, आवास के प्रबंधन में हम और ये कर सकते हैं कि हम मिस्ट या फॉगर्स अगर पशुओं के बाड़े में लगाएंगे, उससे क्या होगा कि पशुओं को कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, जिससे क्या है कि पशुओं में हीट स्ट्रेस का इफेक्ट नहीं आएगा और पशुओं की उत्पादकता बनी रहेगी। दूसरी बात, अगर हम देखें चारा प्रबंधन के एक्सपेक्ट में देखें, तो अगर हम पशुओं का दाना, जैसे हम पशुपालक क्या करता है, रात को भिगो कर रखता है और सुबह उसको फिर देता है, तो गर्मियों के समय पे पशुपालकों से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि रात भर भिगो कर ना रखें, क्योंकि क्या होता है कि अगर रात भर भिगोएंगे गर्मियों के टाइम में फंगस का जो है इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, फंगस बहुत जल्दी ग्रो होती है। उसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर कल रात को भिगो कर अगले दिन तक क्या फंगस ग्रो हो सकती है, और उससे क्या है पशु में एफ्लाटॉक्सिकोसिस के केसेस हो सकते हैं। तो एक ये मतलब पशुपालकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि पशुओं को भिगो के दें, तुरंत भिगो के दें, लेकिन ओवरनाइट ना रखें भिगो करके। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जो अगर दाना देते हैं, कई पशुपालक क्या करते हैं बिना भिगोए भी देते हैं, तो बिना भिगोए भी नहीं देना है, क्योंकि क्या होता है कि गर्मियों में जो डस्टीनेस होती है दाने की, वो जानवर के सांस की नली के थ्रू जा सकती है, उसकी वजह से उसको एलर्जी या निमोनिया की शिकायत हो सकती है। जी। चौथी बात की क्या है, हमें ये ध्यान रखना है, जो हमने दाना बनाने के लिए जो अलग अलग इंग्रेडिएंट हमने स्टोर में रखे हुए हैं, उसका ध्यान रखना है कि उसमें कहीं फंगल ग्रोथ तो नहीं है। अगर है तो उसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि वो सिर्फ पशुओं को ही नुकसान नहीं देगा, कि वो जो एफ्लाटॉक्सिन अगर उसमें आएंगे, अगर वो फीड पशु खाता है तो उस फीड के थ्रू वो मिल्क में भी वो एफ्लाटॉक्सिन सिक्रीट होता है, और वो मिल्क जब कोई इंसान पिएगा तो उस पर भी उसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। बिल्कुल। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हमें। आइए अब डॉक्टर प्रेम के पास चलते हैं। सर, कार्यक्रम को हमें यहीं पर विराम देना होगा। कुछ खास बातें जो आपको लगता है कि हमारे जो पशुपालक हैं या फिर झींगा पालन के क्षेत्र में जो युवा बढ़ना चाहते हैं आगे, उन्हें ध्यान में रखना चाहिए?
झींगा पालन का, जैसे मैंने प्रथम में बताया कि झींगा पालन का स्कोप सिर्फ कोस्टल बेल्ट या कोस्टल एरिया में नहीं है। जी, इसके अलावा जो है सो खारा पानी का जहाँ भी अवेलेबल है, खारा पानी का जमीन और खारा पानी का तालाब, उसमें आप झींगा पालन कर सकते हैं। इसमें 4 प्रमुख बातें मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहला है कि क्वालिटी सीड का स्टॉकिंग करना आप, और दूसरी प्रमुख बात है कि बायोसिक्योरिटी, जहां आप झींगा पालन कर रहे हैं उस एरिया का बायोसिक्योरिटी होना, और तीसरी बात है प्री पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट। आप जब झींगा का स्टॉक कर रहे हैं उसके बाद आप सही परिमाण में और सही समय पे और सही न्यूट्रिशन युक्त खाना जो आप दे रहे हैं उसका ध्यान रखना। और सबसे लास्ट बात है कि जो झींगा पालन के पश्चात जो पानी होता है उस पानी का डिस्चार्ज हम किसी भी ओपन पॉन्ड या ओपन तालाब या कहीं भी नदी नाला में न करें। एक कॉल आया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कॉल एक आया, हम वो कॉल ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे दर्शक हैं ऋषिकेश जी, जिन्होंने महाराष्ट्र से हमें कॉल किया। इनका सवाल हम ले लेते हैं जल्दी से। हेलो। हाँ हेलो मैडम जी बताएं क्या सवाल है सर। हाँ मेरे पास मेरा दुधारू पशु है, 3 गाय। हाँ तो इनमें दिन में कितने बार पानी पिलाए जरूरी है, समझो पानी कितने बार पिलाएं सर? हाँ जी देखिए, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो क्या होता है कि पशुपालकों को ये नहीं पता होता है भी कितनी बार दिन में पानी पिलाना चाहिए। तो गर्मियों में कम से कम 3 से 5 बार आपको पानी जरूर पिलाना है, वो उसकी आवश्यकता के हिसाब से। कुछ किसान भाइयों के सामने पास क्या होता है कि भाई टैंक की सुविधा होती है, कि कुछ किसान भाइयों के पास टैंक की सुविधा नहीं होती तो वो बाल्टी से पानी पिलाते हैं। तो पानी की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो बड़ा पशु है उसका क्या है कि 25 किलो उसके जीवन निर्वाह के लिए पानी मिनिमम चाहिए। और साथ में अगर 1 किलो दूध प्रोड्यूस कर रहा है, 1 किलो दूध अगर पशु दे रहा है तो उसके हर 1 किलो दूध के ऊपर 2.5 किलो पानी की आवश्यकता होती है। तो इस हिसाब से कैलकुलेट करके दिन में 3 से 5 बार डिवाइड करके आप पानी जरूर पशु को पिलाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तरुण, आपका भी, आप स्टूडियो में आए और बहुत सारे दर्शकों के कॉल्स के व्हाट्सएप सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फ़िलहाल इतना ही। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे अगले अंक का विषय क्या है तो आइए बता देते हैं अगले अंक के विषय के बारे में, जिस पर हम बात करेंगे। अगले अंक का हमारा विषय है मिट्टी की जांच एवं संतुलित उर्वरकों का प्रयोग, यानी किस तरीके से किया जाए, और मोटे अनाज की खेती। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। आप अपने सवाल हमारे कॉल सेंटर नंबर पर भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं, यानी इस कार्यक्रम के बाद भी ये नंबर आपके लिए उपलब्ध है 1800-1130-60। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में कॉल करें और अपने सवाल इस पर रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और चलते चलते एक और जानकारी आपको दे दें कि हमारा ये कार्यक्रम यानी हेलो किसान हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं इस QR कोड को स्कैन करें, जो कि सीधे आपको ले जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी कार्यक्रम आपको पसंद आए उन्हें लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर हमें अपना फीडबैक भी दें। फिलहाल यहाँ इजाज़त लेंगे, अगले अंक में होगी आपसे मुलाकात हेलो किसान में। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।